Welcome students to Synopsis IAS. I am Dr. Mohammed Sia. This is a medieval history lecture series और आज हम बात करेंगे मराठास की क्योंकि मराठास they were a very important and a strong force that developed during the uh, like rise of Marathas or fall of Mughal Empire was like going simultaneously, and at that juncture of history they were playing a very critical role not only just with Mughals लेकिन आगे चल के अंग्रेजों के साथ भी. सो दे हैड देयर राइवलरी विद देम. और इन जनरल होता ही है कि मराठास को ना दो हिस्सों में पढ़ाया जाता है. एक हिस्सा जो है वो मराठास एंड मुगल्स का और एक हिस्सा जो है वो मराठा और अंग्रेजों का है. व्हाट आई हैव डन इन दिस लेक्चर आई हैव कंबाइंड बोथ. तो इसमें कुछ फ्लेवर आपको टुवर्ड्स द एंड मॉडर्न हिस्ट्री का भी मिलेगा कि जो एंग्लो मराठा वॉर थे और जो सारी चीज़ें थी उनके बारे में हम देखेंगे. सो लेट अस बिगिन दिस. ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मराठा राज्य की जो शुरुआत है. ओके, सो obviously it began as a very small kingdom in western India with Raigad as its capital. ये आपको ध्यान रखने वाला पॉइंट है. And rose to the prominence under its founder Shivaji. So who was Shivaji? He was a legendary Maratha chief and who led Marathas against the Sultan of Bijapur. Bijapur में कौन सी तब थी? आदिल शाही डायनेस्टी. एंड इन्होंने जो बात की थी, इन्होंने जो नारा उठाया था वो उठाया था हिंद स्वराज का. So Hind means what they pitched for was self rule for Hindu people. Now in 1674 he was crowned as Chhatrapati, the sovereign, and he was succeeded by his son Shambhaji, and who was captured by Aurangzeb forces in Deccan and executed while his son Shahu was taken as a prisoner. तो ये इनका ये जो दौर है, औरंगजेब का जो दौर था वो था 1658 से लेके 1707 तक. ये औरंगजेब का टाइम पीरियड था और ये शिवाजी का टाइम पीरियड था. सो यही वो दौर था. एंड औरंगजेब वाला जो लेक्चर था वहाँ पे हमने देखा था कि किस तरीके से जो औरंगजेब ने जो डेक्कन में गोलकोंडा और अहमदनगर के साथ जो है वो he had fought with them, और इसकी वजह से हुआ ये that it brought Aurangzeb, or rather the Mughals, in direct confrontation with the Marathas. Okay, so this Shahu was released in 1707 by Bahadur Shah I, or Marathas soon began to make their presence felt. State of Satara and Kolhapur were now created, and Shahu created the first post of Senakarte and appointed Balaji Vishwanath for the post. And this Senakarte will later evolve to the post of Peshwa, into the office of Peshwa, which is going to be the most important office in the 18th century, especially in the 18th century of Maratha Empire. शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन की हम सीधे बात करते हैं. सो अंडर शिवाजी this Maratha Empire, it extended to Maharashtra, Karnataka and Tamil Nadu, and the provinces जो थी, तो महाराष्ट्र का हिस्सा, कर्नाटक का हिस्सा और तमिलनाडु का हिस्सा जो है वो मराठा एम्पायर में आता था. and the provinces were divided into parganas, and the parganas were further divided into villages. अपने इसी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को और ज़्यादा मजबूती देने के लिए शिवाजी ने क्या किया कि उन्होंने जागीरदारी जो सिस्टम था वो ख़त्म किया. कि पहले क्या होता था जागीरदारी सिस्टम में, अगर किसी कोई जागीरदार है मतलब वो ऑफिसर भी है, प्लस ही वट एवर द रेवेन्यू विल बी कलेक्टेड फ्रॉम द लैंड विच इज़ अंडर हिज जागीर विल बी हिज सैलरी. और ही बिगेन टू गिव कैश सैलरी टू हिज ऑफिसर्स. सो शिवाजी ने जो है ये कैश सैलरी वाला सिस्टम शुरू किया और जागीरदारी को ख़त्म किया. जागीरदारी को ख़त्म ज़रूर किया था, लेकिन मंदिरों को और स्कूल्स को, जो स्कूल्स थे, जो विद्यालय होते थे, उनको प्रॉपर जो ग्रांट्स मिलते थे वो मिलते रहे. एंड शिवाजी के दौर में ये जो हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन ऑफ द पोस्ट वाज नॉट अलाउड. तो वो
इट वॉज नॉट समथिंग विच वॉज हेरिडेटरी, जैसे हम आगे चल के कई बार देखा हमने मनसबदारी जो है या इक्तदारी, कई बार इक्तदारी को हेरिडेटरी किया गया। ऐसा सिस्टम शिवाजी के टाइम पे नहीं था कि किसी भी पोस्ट को हेरिडेटरी बनाया गया। शिवाजी डिड नॉट एनकरेज द जमींदारी सिस्टम, तो जाहिर सी बात है जब जागीरदारी और जमींदारी इस तरीके के सिस्टम के वो खिलाफ थे, और इस यही एक वजह थी कि वो एक एम्पायर को खड़ा करने में कामयाब रहे। और शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन का जो सबसे यूनिक फीचर था, जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था, दैट वाज द अष्टप्रधान। नाउ दिस अष्टप्रधान वर द मेन एक्सिस ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेशन। हुआ अष्ट, आठ, तो जैसे अकबर में नवरत्न देखे थे वैसे ही कुछ अष्टप्रधान यहाँ थे। तो इसमें कौन कौन सा था, कौन कौन थे इसमें? थे पेशवा। पेशवा वाज लाइक द प्राइम मिनिस्टर, और लेटर ऑन ये पेशवा विल बिकम द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। देन अमात्य और Majumdar, he was the finance minister. Vakanavis or Vakranavis was worked as the home minister. Dabir or Samant, he looked after the work for the foreign departments. Sachiv, he conducted the official correspondence. Then Pandit Rao, नाम से ही पता चल रहा है कि he was a religious officer. And Sare Naubat या Senapati, he used to administer army affairs. So ये जो like they were like the pillars of his administration, they were the pillars of Shivaji's the main axis of Shivaji's administration, and they carried out the major functions. तो ये एक तरीके से कैबिनेट कह लो, चीफ एडवाइजरी कह लो. सो दिस वाज लाइक दिस. फिर जो न्यायाधीश थे, अष्टप्रधान में 8वां जो थे वो न्यायाधीश थे. यहाँ पे एक जो नोटेबल चीज है वो ये है कि ये जो मराठा कहना चाहिए किंगडम था, पूरा मराठा एम्पायर था, दिस वाज just a second please, sorry for the interruption. Okay, so this whole Maratha empire, it had 5 confederation. Number 1 was Peshwa, and this Peshwa was at Pune. Then we had the Gaikwads. The Gaikwads were at Baroda. Bhosles, they were ruling Nagpur. Holkars, they were ruling Indore, and Sindhia, they were ruling Gwalior. So ये इनका एक important मतलब ये कॉन्फेडरेशन, मतलब ये अपने आप में तो एक तरीके से डोमिनियन स्टेटस आप समझ सकते हो उनको था, कि जो मेन सोर्स ऑफ पावर है वो तो छत्रपति ही थे, लेकिन ये अपने अपने एम्बिट में, अपने अपने किंगडम्स में, अपने अपने रियासतों में दे वर फ्री टू रूल. सो दिस वाज द कॉन्फेडरेशन. जुडिशियल सिस्टम की बात करें तो शिवाजी के वक्त में जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो एंशिएंट हिंदू लॉज पे डिपेंड बेस्ड था, एंड पंचायत जो थी उसका एक बहुत बड़ा रोल था, स्पेशली सेटलिंग डाउन द डिस्प्यूट्स एट विलेज लेवल. आर्मी की बात करें, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो 30 से 40 हजार की आर्मी उनकी थी, एंड दे वर गिवन फिक्स्ड सैलरी. सो सैलरीज वर फिक्स्ड, इज इंपॉर्टेंट. शिवाजी सेट अप मराठा नेवी इन 1659. आई एम सॉरी. तो क्यों? क्योंकि अब तक जो है वो अंग्रेज और ये पोर्चुगीज वगैरह का काफी कुछ आ चुका था, और बॉम्बे जो है वो एक इम्पॉर्टेंट, रादर द होल कोंकण कोस्ट लाइन वॉज बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज ट्रेड इज कंसर्न. और वहां से खतरा ये भी था कि ऐसा ना हो कि किसी कोस्ट पे से आके कोई अटैक कर दे. सो दिस वॉज देयर. The most famous Maratha admiral was Kanoji Angre, and इनकी जो regular army थी, it was having about 30 to 40,000 cavalry, which was supervised by हवलदार. तो जो उनका supervisor होता था उसे क्या कहा जाता था? हवलदार. Again they were given fixed salary. मराठा कैवलरी में जो है, कैवलरी मतलब घुड़सवारी. जो घुड़सवार थे वो 2 कैटेगरी के थे, एक थे बारगीर और दूसरे थे सिलादार. बारगीर मतलब दे वर इक्विप्ड एंड पेड बाय द स्टेट, और जो सिलादार थे दे वर मेंटेन्ड बाय द नोबल्स. इन्फेंट्री मवली कहा जाता था. फुट सोल्जर्स, दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड इट वाज बेसिकली द एडमिनिस्ट्रेशन. दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, दैट इज द चौथ एंड सरदेश मुखी अंडर
शिवाजी. चौथ and Sardeshmukhi under Shivaji. चौथ क्या था? चौथ, again this was a tax levied by Shivaji on those regions which were alien to his kingdom. बाहर वाले थे. It was the 1/4 of the tax that was given by people to the Deccan और द मुगल किंगडम्स. और चौथ बेसिकली लगाने के पीछे एक प्रॉमिस था दैट जो भी उन्हें चौथ देगा उनके ऊपर वो हमला नहीं करेंगे. तो जो उन्होंने कहा जो भी मुगल्स को देते हो उसका या डेक्कन किंगडम्स को देते हो उसका चौथाई हमें दो, हम तुम पे अटैक नहीं करेंगे. दूसरा जो इंपॉर्टेंट टैक्स था it was Sardeshmukhi. Sardeshmukhi was like 1/10 of the standard land revenue which was imposed on the entire population or the villages or as a mark of their recognition of Maratha king as their Sardeshmukh, means their chief headman. He started to collect it from the alien territories also. तो उसने कहा कि ठीक है जो भी alien territories यहाँ, इससे मतलब ये है कि जो मराठा कॉन्फेडरेशन का पार्ट तो नहीं थे लेकिन उनके जो चीफ थे या विलेज के या उस छोटे सी प्रिंसिपैलिटी के जो चीफ था वो मराठा था. तो उसने कहा ठीक है तुमको जो है हम अटैक नहीं करेंगे, तुम जो है 1/10 हमें स्टैंडर्ड लैंड रेवेन्यू का देते रहो और इसको जो है हम अपने आप को स्ट्रेंथन करने में और जो मराठा कॉन्फेडरेशन है उसको स्ट्रेंथन करने में लगाएंगे. सो दिस वाज चौथ एंड सरदेशमुखी. शिवाजी के मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट की बात करें, so no doubt that his military conquests were great and that made him the most legendary figure in the Maratha region. And Aurangzeb दूर से देख रहा था. ये Aurangzeb was watching the rise of Shivaji और he was पहले उसने शाइस्ता खान को शिवाजी के खिलाफ भेजा औरंगजेब ने और in which Shivaji was defeated. तो शाइस्ता खान के साथ जो जंग हुई इसमें शिवाजी was defeated and मुगल forces जीती और they lost Pune. But again he made a bold attack on Shaista Khan's military camp at Pune in 1663, killed his son and wounded Shaista Khan. तो शिवाजी ने retaliate किया और military camp पे 1663 में. उसके बाद 1664 में ही अटैक सूरत, और सूरत क्योंकि बाबल मक्का कहा जाता था तो वो मुगल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट था. तो वहां से जो है उसने कहा कि ठीक है, if you want to hurt the empire, hurt their economy. So their economy center which was very close to his proximity was Surat. So he's the second attempt that was made by Aurangzeb to defeat Shivaji. अब यहाँ पे देखो एक और चीज समझने की है. औरंगजेब ने भेजा किसे? राजा जयसिंह. तो कहीं पर भी फिर वही चीज हमेशा जैसे मैंने समझाया कि रिलीजियस एंगल कहीं नहीं था. औरंगजेब ने देखा कि ठीक है दिस पर्सन इज राइजिंग, सो ही सेंट राजा जयसिंह ऑफ अंबर कि जाओ देखो, एंड ही सक्सीडेड. राजा जयसिंह जो है वो पुरंदर का जो किला है उसको कब्जा करने में ही वाज सक्सेसफुल. और यहाँ पे आती है ट्रीटी ऑफ पुरंदर, क्योंकि राजा जयसिंह वाज विक्टोरियस तो नेगोशिएटिंग टर्म्स में तो वही बैठे हुए थे, नेगोशिएट तो वही कर सकते थे. सो अंडर दिस ट्रीटी शिवाजी हैड टू सरेंडर 23 फोर्ट्स टू द मुगल्स आउट ऑफ 35 हेल्ड बाय हिम. सो इस 1665 से पहले, ट्रीटी ऑफ पुरंदर से पहले शिवाजी के पास कितने किले थे? 35 किले थे, जिसमें से उनको इसके बाद 23 जो है वो मुगल्स को सरेंडर करने पड़े, और जो बाकी बचे 12 थे दे वर लेफ्ट टू शिवाजी ऑन द कंडीशन ऑफ सर्विस एंड लॉयल्टी टू मुगल एम्पायर. ऑन द अदर हैंड मुगल्स ने कहा कि ठीक है आप इतना मान रहे हो तो हम आपको जो भी बीजापुर के ऊपर आपका क्लेम है हम उसको रिकॉग्निशन देते हैं. ये जो ये जो बहामनी किंगडम्स की डायनेस्टीज हैं इनका जो है वो हम इस पे क्लेम नहीं मानते. इस पे हमने कहा कि ठीक है शिवाजी का क्लेम हम एक्सेप्ट करते हैं. इसके बाद शिवाजी की डेथ के बाद 2 of his sons, फर्स्ट शंभाजी एंड देन राजा राम, दे रूल्ड ब्रीफली एंड फॉट विद द मुगल आर्मी. 1699 में जब राजा राम की डेथ होती है तो वन ऑफ हिज क्वींस ताराबाई, शी स्टार्टेड रूल इन द नेम ऑफ हिज सन शिवाजी टू. तो उस वक्त कोई ही वाज एन इन्फेंट, सो ताराबाई जो है वो रूल करती हैं. तो शिवाजी के बाद ये होता है. दिस वाज अप टू शिवाजी. पेशवा जो है मैंने आपको जैसा बताया कि
was the most important position that was being held. और 1640, अब ये पेशवास कौन कौन थे ये आपको शायद एग्जाम में काम आ जाए. So 1640 से 1652 तक it was सोनोपंत दाबीर and he was the first unofficial पेशवा. फिर उसके बाद आते हैं श्यामपंत कुलकर्णी रांझेकर. ये जो है अगेन शाहजी भोसले के दौर में जो है ये पेशवा थे 1652. मोरोपंत पिंगले जो हैं वो शिवाजी के दौर में पेशवा थे. फिर शंभाजी के दौर में मोरेश्वर पिंगले आते हैं. राजाराम के दौर में रामचंद्र पंत आते हैं. फिर शाहू फर्स्ट दिस बहिरोजी पिंगले जो हैं वो आते हैं. सो ये लिस्ट है. एंड शाहू छत्रपति शाहू के दौर में परशुराम त्रिभक कुलकर्णी ये. और इसके बाद जो है वो बालाजी विश्वनाथ आएंगे. तो वहां से हम देखेंगे. सो ये लिस्ट ऑफ अर्ली पेशवास थी. और यहां से आते हैं बालाजी विश्वनाथ रूल्ड from he was the Peshwa, not ruled but he was Peshwa from 1713 to 1721. अब देखो इस पॉइंट पे सिचुएशन जो है वो बहुत डिफरेंट है. मुगल्स जो है हमने देखा लास्ट लेक्चर में कि कैसे मुगल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग हियर. और शाहू जी ने 1730 में बालाजी विश्वनाथ को जो है वो पेशवा अपॉइंट किया. और उन्होंने कहा कि ठीक है because he was young and I need to consolidate the empire, so he was like the chief advisor. बालाजी विश्वनाथ का जो रोल रहा, क्योंकि यहाँ से देखो मॉडर्न हिस्ट्री भी कहीं ना कहीं शुरू हो जाती है, तो यहाँ पे हम इसलिए उसको ब्लेंड कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं. सो बालाजी विश्वनाथ का यहाँ पे जो रोल रहा कि जो शिवाजी के टाइम पे कंसोलिडेटेड थे, तो उनके जाने के बाद क्या होता है, तो जो चीफ थे, जो सरदार थे, जो नोबल्स थे, उन्होंने क्या किया, दे थोड़ा सा वो दे वर गेटिंग आउट ऑफ द कॉन्फेडरेशन. तो द बिगेस्ट रोल दैट ही प्लेड बालाजी विश्वनाथ वाज कंसोलिडेशन ऑफ दोज. तो वो जो सरदार थे उनको अपनी तरफ किया. एंड इसका फायदा उठा के जो है वो बालाजी विश्वनाथ ने इस पोस्ट को इम्पोर्टेंस तो बताया इसका, लेकिन उसको हेरिडिटरी भी बना दिया, उसको हेरिडिटरी भी डिक्लेयर कर दिया. ही असिस्टेड सैयद ब्रदर्स ऑन डिपोजिंग मुगल एम्परर फरूख सियार. तो लेटर मुगल्स में हमने देखा रोल ऑफ सैयद ब्रदर्स एंड फरूख सियार. तो वो वहां पे जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रोल जो है वो बालाजी विश्वनाथ का भी था. फिर आते हैं बाजीराव 1. यहाँ से शुरू होती है फिल्म बाजीराव मस्तानी. तो वो जो सीन था, इट वाज वेरी मच ट्रू, एंड दैट इवन दैट मूवी हैड अ गुड टू द फैक्ट्स ऑफ हिस्ट्री, इट्स क्वाइट परफेक्ट. काफी कुछ उसमें है. तो दिस बाजीराव 1 वो वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ बालाजी विश्वनाथ, और वही वो 20 साल की उम्र में पेशवा बनता है. लेकिन व्हाट ही वाज नोन फॉर हिज टैक्टिक्स, गुरिल्ला वॉर टैक्टिक्स सबसे पहले किसने इस्तेमाल की, शिवाजी ने इस्तेमाल की. और उसके बाद जो है वो बाजीराव फर्स्ट ने. ही हेल्प टू कॉन्कर सेंट मालवा जो है इंदौर, और ये मालवा का हमने देखा था वो वाला रीजन राजपुताना, एंड एक्सटेंडेड हिज डोमिनियंस टू गुजरात एंड नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ. 1738 में दिल्ली पे जो है वो आक्रमण किया, एंड ही वाज अपॉइंटेड एज द चीफ कमांडर ऑफ द imperial army. Bajirao, true to his expectation of his mark, carried out his duty well from his capital Pune. तो वो पुणे से बहुत अच्छा ऑपरेट भी कर रहे थे, and he was conquering things, so the king was very much happy. The Maratha army reached Rajasthan 1735, Delhi 1737, Odisha and Bengal 1740. और इसके 20 साल बाद, करीब 19-20 साल की पेशवाई के बाद जो है वो बाजीराव का देहांत होता है. उसके बाद आते हैं उनका बेटा बालाजी बाजीराव. सो फर्स्ट मतलब द ऑफिशियली फर्स्ट पेशवा इट इज बालाजी विश्वनाथ, सेकंड बाजीराव, थर्ड कंबाइंड द फर्स्ट टू, दैट इज बालाजी बाजीराव. नाना साहेब कहा जाता था. अगेन ही वाज आल्सो 20 years old when he became the पेशवा. नॉर्थ वेस्ट की तरफ, ईस्ट और सेंट्रल इंडिया की तरफ जो है इसका एक्सपेंड रहा, बट द मोस्ट डिसिसिव बैटल
and that he lost was the third battle of Panipat against Ahmad Shah Abdali. और उसी में जो है उनका बेटा विश्वास राव और कजिन सदाशिव राव जो है वो पानीपत के मैदान में मारे जाते हैं, और इसकी खबर जो है वो सुन के 1761 में ही बालाजी बाजीराव जो है उनका भी देहांत हो जाता है। उसके बाद आते हैं माधवराव वन, एंड he was the eldest surviving member of the पेशवा फैमिली, और उसके अलावा कोई था नहीं, तो ऑटोमेटिकली पेशवा जो है वो इनके हिस्से में आई। लेकिन इनके देहांत के बाद, इनकी मृत्यु के बाद जो है वो पेशवाई का जो एक इम्पोर्टेंस था, जो उसका एसेंस था, वो जाने लगा, बिकॉज ही वॉज इन लाइक इंटरनल डिसेंशंस थे। मराठा निज़ाम हैदराबाद के साथ जो है इनका मतलब टसल चल ही रहा था। he had certain successful war against him and his eventual death led to the और इनके बाद जो है जैसा भी कहा कि इसके बाद जो है पेशवाई जो है वो अपना सार खो देगी, और इसके बाद जो है we see that there is a good series of and good events of instability in Pune। लेकिन इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे फिर 1761 के बाद जो है अंग्रेजों की एंट्री हो जाती है, और अंग्रेज ऑल्सो हैड वॉर्स विथ द मराठास। द स्ट्रगल फॉर पावर एक्चुअली होता क्या है, और ये एंग्लो मराठास वॉर, और फिर हम देखेंगे उनके बाद क्या होता है। द स्ट्रगल फॉर पावर बिटवीन सवाई माधवराव एंड रघुनाथ राव वॉज द मेन कॉज ऑफ द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। तो ये दो लोगों के बीच, सवाई माधवराव और रघुनाथ राव के बीच जो है वो वही वॉर ऑफ सक्सेशन जो है, वॉर ऑफ पावर जो है वो हो रहा था। उस दौर के जो सबसे बड़े किंग मेकर थे मराठास में, इट वाज नाना फडणवीस। नाना फडणवीस जो है वो सवाई माधवराव को सपोर्ट करते हैं। तो रघुनाथ राव को भी तो कहीं जाना था, कहीं ना कहीं से उन्हें सपोर्ट लेना था, तो रघुनाथ राव क्या करते हैं, वो ब्रिटिश के पास चले जाते हैं और कहते हैं कि आप मुझे पेशवा बना दो अगेंस्ट जो है दिस माधवराव। बॉम्बे प्रेसिडेंसी, तीनों प्रेसिडेंसीज थी, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी क्या करती है, इट एंटर्ड इनटू अ ट्रीटी व्हिच इज नोन एज ट्रीटी ऑफ सूरत विथ रघुनाथ राव। और इसके हिसाब से, इस ट्रीटी के हिसाब से, इन ऑर्डर टू गेट ब्रिटिश हेल्प टू रिस्टोर इन पुणे, ही हैड टू सीड हिम द टेरिटरीज ऑफ सालसेट एंड बसीन। ये दो इलाके जो हैं वो मराठास को सरेंडर करने पड़ेंगे, जिसके बदले हम आपको, उन्होंने कहा, हेल्प करेंगे कि आप यू बी द पेशवा। बट इस ट्रीटी को नलिफाई किया किसने, वो जो सुप्रीम काउंसिल बैठी थी कैलकाटा में। क्योंकि अगर आप ये टाइम पीरियड देखो 1775-1782, रेगुलेटिंग एक्ट 1772 आ चुका है, और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आ चुका है, और कैलकाटा हैज बीन गिवन सम मोर पावर अगेंस्ट व्हाट वाज बीइंग हेल्ड बाय बॉम्बे और मद्रास। सो वहां पे जो सुप्रीम काउंसिल कैलकाटा में बैठी थी, उन्होंने बोला, हैव यू गॉन मैड टू बॉम्बे, सॉरी वी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस। सो the British and the army of Raghunath Rao attacked the Peshwa and won। लेकिन बॉम्बे जो है इसकी बात को वो नहीं मानते हैं, बावजूद इसके वो क्या करते हैं, रघुनाथ राव को मदद करते हैं अटैक करने की पेशवा पे, दिस माधवराव पे, और ये जीत जाते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कहा कि ये जो है ये वाली ट्रीटी खत्म करो, एंड द ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776। देखो, दो बार ट्रीटी ऑफ पुरंदर आती है, एक आती है यहाँ पे 1665, एक आती है उसके बाद अंग्रेजों के साथ होती है, एंड दैट इज द ट्रीटी ऑफ ऑलमोस्ट 100 years later, and that is treaty of Purandar, that is 1776। and और ये ट्रीटी होती किसके बीच है, ये ट्रीटी होती है कैलकाटा काउंसिल में, वो जो सुप्रीम काउंसिल कैलकाटा में बैठी थी, और नाना फडणवीस के बीच में। was like the biggest kingmaker of Maratha confederation at that point of time। so इनके पीछे ट्रीटी होती है, और इसके हिसाब से रघुनाथ राव को जो है पेंशन मिलेगी, और सालसेट जो है वो ब्रिटिश के पास वापस आएगा। बट जो बॉम्बे में प्रेसिडेंसी थी, उसने क्या किया, उसने इस ट्रीटी को नहीं माना और रघुनाथ राव को शेल्टर दे दी।
तो नाना फडणवीस ने बोला तुम मेरी इतनी हेल्प नहीं कर पा रहे हो, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तब एंग्लो फ्रेंच राइवलरी जो है वो अपने पीक पे थी, और तो इसका उसने फायदा उठाया, और नाना फडणवीस जो है उन्होंने ट्रीटी तोड़ते हुए जो पोर्ट है वो किसको दे दिया, वो दे दिया फ्रेंच को। और जब इन्होंने अंग्रेजों ने ये बात सुनी, ब्रिटिश ने ये बात सुनी, तो उन्होंने क्या किया, दे मार्च्ड टुवर्ड्स पुणे एंड देयर वाज अ बैटल एट वडगांव, which in which Maratha under Shivaji, Marathas under Mahatji Shinde, they secured a decisive victory over the English, and this led to the Treaty of Vadgaon 1779. Treaty of Vadgaon 1779. And again there was a series of battle, but finally जो Anglo Maratha war है, it ended by Treaty of Salbai. Treaty of Salbai is very important. 1782, Treaty of Salbai 1782। एंड इसका इम्पैक्ट क्या होता है, भरूच और सालसेट जो है वो अंग्रेजों के पास आ जाता है। मराठा जो है दे वुड रीटेक देयर पोजीशंस इन डेक्कन फ्रॉम हैदर अली ऑफ मैसूर। अब इधर वो टीपू सुल्तान, हैदर अली, अलग कहानी चल रही, वो मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे। मराठास ऑल्सो प्रॉमिस दैट दे वुड नॉट ग्रांट एनी मोर टेरिटरीज टू द फ्रेंच। ठीक है, आप हमारी बात मान रहे हो अच्छे से, तो हमें क्या जरूरत है किसी और को जो है शेल्टर देने की या इस तरीके का। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम फ्रेंच के साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। रघुनाथ राव वाज टू रिसीव अ पेंशन ऑफ 3 लाख रुपए पर साल के पेंशन पे जो है रघुनाथ राव को हटा दिया गया। ब्रिटिश ने ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बाद जितनी भी टेरिटरीज ली थी मराठास की, वो ब्रिटिश वापस करेंगे। एंड मदर ऑफ टू वाज accepted by English as the Peshwa. So this was about the first Anglo-Maratha War. Second Anglo-Maratha War, अब इस दौर, ये किसका दौर था, सब्सिडी अलायंस और वेलेस्ले का दौर था। और वेलेस्ले जो चाहते थे कि मराठा जो है बगैर किसी प्रॉब्लम के जो सब्सिडी अलायंस है वो साइन कर दे, लेकिन मराठा मानते नहीं है, और जब वो नहीं मानते हैं तो दिस लेड टू दी सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। तो इस सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में सिंधिया, होलकर एंड भोसले दे फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश। एंड बैटल ऑफ पूना के बाद ट्रीटी ऑफ बसीन 1802 होती है। एंड वही मोर और लेस जो सब्सिडरी अलायंस के क्लॉजेस हैं वो मराठास मान जाते हैं। एंड द इम्पैक्ट ऑफ दैट वाज द अराउंड 6,000 जो अंग्रेजों की ट्रूप थी वो कहाँ रहेगी, वो पूना में रहेगी, परमानेंटली स्टेशन रहेगी, जहां पर, और नॉट ओनली जस्ट पूना, जहां कहीं भी जो इन्फेंट्री होगी वहां पे वो रहेंगे पेशवा के साथ। दूसरी चीज, पेशवा जो है किसी और के साथ, फ्रेंच, पोर्चुगीज, किसी के साथ भी कोई भी कहना चाहिए कि ट्रीटी नहीं कर सकता विदाउट द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश। एंड बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटी। एडवांस कोर्स में मैं आपको बताऊंगा कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, या इसको जैसे मेंस में कभी कभी ये ट्रीटीज बड़ी आ जाती हैं कि हर ट्रीटी का क्या इम्पैक्ट था, तो वो हम वहां देखेंगे। अभी व्हाई इट वाज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज दिस ट्रीटी ऑफ बसीन, उन्होंने जो एक तरीके से आखिर बड़ी पावर जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सकती थी, दैट वाज मराठा, they were also under their control and under their supremacy. Now, armies of Scindia and Bhosle were defeated by Wellesley at Asai in September 1803 and Argao in November 1803 respectively. तो उसने भोसले और सिंधिया को भी हराया। एंड ट्रीटी ऑफ देवगांव, ये सारी ट्रीटीज इंपॉर्टेंट है, डेट भले ही याद ना रहे लेकिन इम्पैक्ट याद रखना, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ देवगांव वाज कंक्लूडेड बिटवीन राघोजी भोसले एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। सिंधिया के साथ सुरजी अर्जुन गांव की ट्रीटी होती है एंड दे एंटर्ड इनटू सब्सिडरी अलायंस। तो जो अब इसके बाद जो भी ट्रीटीज होती हैं बेसिकली वो सब्सिडरी अलायंस जो है वो उसमें रोल प्ले कर रहा होता है। एंड द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर एंडेड बाय द ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817-1818 और ट्रीटी ऑफ ग्वालियर जो है शिंदेज एंड ब्रिटिश के बीच जो है, शिंदे और ब्रिटिश के बीच ये ट्रीटी साइन होती है, विच
इवन दो दे हैड नॉट बीन इन्वॉल्व टू द वॉर, तो बावजूद इसके कि वो जंग का हिस्सा नहीं थे, लेकिन बोले अब तो ये साइन करना पड़ेगा। क्या था इस ट्रीटी में कि शिंदे गेव अप राजस्थान टू द ब्रिटिश एंड द राजास ऑफ राजपुताना रिमेन्ड प्रिंसली स्टेट टिल 1947। तो जो मराठा जो कंट्रोल था वो हटता है राजस्थान के ऊपर से, और जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो सोवरेनिटी एक्सेप्ट करते हैं अंग्रेजों की, एंड दे विल रिमेन एट द सेम स्टेटस, द प्रिंसली स्टेट्स टिल 1947। इसके बाद ट्रीटी ऑफ मंसौर होती है होलकर्स और ब्रिटिश के बीच 1818 में, एंड अंडर द ब्रिटिश गार्डियनशिप एन इन्फेंट वाज प्लेस्ड ऑन द थ्रोन। बोले ठीक है हम देख लेंगे। 1818 में पेशवा जो है वो सरेंडर कर देते हैं एंड ही वाज डिथ्रोन्ड, एंड कानपुर के पास बिठूर है, वहाँ पे जो है पेशवा को बोलते हैं आप वहीं रहो, इधर आने की जरूरत नहीं है। इसलिए जब रिवोल्ट ऑफ 1857 होगा तो नाना साहब कानपुर में मिलेंगे आपको, जिनको पेशवा बनना था, तो वो बिठूर से नजदीक था। Then most of the territories became the part of Bombay Presidency. नाना साहब आगे चल के जो है इन्हीं के दत्तक पुत्र अडॉप्टेड चाइल्ड जो है वो आगे चल के एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इन द रिवोल्ट ऑफ 1857. The territories that were annexed from the Pindaris became the central provinces under British India, and this war actually led to the end of Maratha Empire and all the Maratha power surrendered to the British. इसके बाद this was the last attempt. The obscure, obviously, descendant of Shivaji was placed at the ceremonial head. बोले ठीक है हम शिवाजी के जो भी अभी वंशज हैं उसमें जो सबसे obscure था उसको जो उठाया, बोले ठीक है अब जो है तुम छत्रपति हो, लेकिन you will sit at Satara first of all, and Satara was the first state that will be annexed under doctrine of lapse. सो ठीक है बोले आप जो मराठा कॉन्फेडरेशन उसके हेड आप हो, लेकिन इट्स जस्ट अ सेरेमोनियल पोस्ट, वट एवर इज देयर हम जो है दिस सेड हम हैं। देन दिस वाज द लास्ट मेजर वॉर फॉट एंड वन बाय ब्रिटिश, एंड विद दिस द ब्रिटिश कंट्रोल मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और इसके बाद जो है सारी कहानी हम मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे कि कैसे यहाँ पे और भी ये पिंडारीज का रिवोल्ट क्या था, और कैसे थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में कोशिश की गई कि जो डूबती हुई नैया है उसको बचा लिया जाए, लेकिन द वे ब्रिटिश प्लेड द गेम वाज एक्सीलेंट, और उन्होंने सारी पावर जो है वो अपने कंट्रोल में ले ली, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो। सो दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। ये वेबसाइट और एड्रेस है, and do like the channel, subscribe the channel, like the video, and share the content, share the word with your friends, so that जो भी ज़रूरतमंद है और जो एक्चुअली पढ़ना चाह रहा है तो उसको हम ये रिसोर्सेज प्रोवाइड करा सकें। सो थैंक यू वेरी मच, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, प्लीज स्टॉप कोरोना वायरस, बी द पार्ट ऑफ द चेन of breaking the chain. Basically we are going through the worst phase ever in the history. दुनिया में इस तरीके का मंजर नहीं था जो हम देख रहे हैं। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का, अपने आसपास का, मोहल्ले का, क्योंकि इट इज द टाइम वेयर वी हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज कहीं ना कहीं जैसा चल रहा है दैट द सिस्टम हैज फेल्ड, बिकॉज द टाइम आई एम रिकॉर्डिंग दिस इज the second wave is approaching towards its peak. So take good care of yourself. So stay safe, stay healthy. I'm signing off. Thank you so much.